हेलो बच्चों, इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन विधि की थी पहले वाले वीडियोस के अंदर। तो पहले हमने विधि की थी, फिर उससे संबंधित न्यूमेरिकल किए थे 2-3। तो अब इसका एक टॉपिक रहता है बस कि उत्पादन और या मूल्यवृद्धि विधि से जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें क्या किन किन बातों की सावधानी रखी जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। हम किस किस चीज को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे इस विधि के द्वारा और किसको हमें छोड़ेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो कुछ सावधानियां, एक छोटा सा टॉपिक है ये और हम कर लेते हैं। सावधानियां किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट है, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय की जो मूल्यवृद्धि है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इस विधि के द्वारा जब हम राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे होते हैं तो जो पुरानी वस्तुएं हैं उनके क्रय विक्रय से मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है, उनकी मूल्य वृद्धि हो रही है उनके बेचने या खरीदने से, तो उस मूल्य वृद्धि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जिस टाइम उन वस्तुओं का, जिस साल, जिस लेखा वर्ष के दौरान उन वस्तुओं का उत्पादन हुआ था उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में उनको पहले से शामिल किया जा चुका है। तो वो पुरानी वस्तुओं का इस साल की वस्तु उसमें ये काउंट नहीं होगा, इसकी राष्ट्रीय आय की गणना में वो शामिल नहीं होंगे। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि पुरानी जो वस्तुएं हैं उनके क्रय विक्रय में जो मूल्य वृद्धि हो रही है उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। दूसरी है, पुरानी वस्तुओं की जो व्यापारियों की जो दलाली और कमीशन है, जो पुरानी जो वस्तुएं हैं उनकी जो खरीद फरोख्त होती है, क्रय विक्रय होता है, उसमें जो दलाली है या कमीशन है उसके में जो मूल्य वृद्धि हो रही है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्योंकि वो सेवा आ जाती है उनकी कि इस वर्ष में उत्पादन की जो सेवाएं हैं उनके अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है। तो देखो, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय के दौरान जो मूल्य वृद्धि होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों की जो दलाली या कमीशन है उनको मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। दूसरा है स्वयं उपभोग की जो वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुएं, मान लिया उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनका कुछ प्रयोग वो खुद के लिए ही कर रहा है। जैसे किसान है, वो अनाज उपजाता है और कुछ अनाज को खुद ही प्रयोग करता है, तो उसका जो मूल्य है उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको बाजार में लेके जाता तो उसको वहां से उसका मूल्य प्राप्त होता। तो जो स्वयं उपभोग की जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। फिर अभी अंतिम वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य है उसको शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो जो अंतिम वस्तु का जो मूल्य है उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता। अगर मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल करेंगे, हर स्तर पर अगर शामिल करेंगे तो उसकी गणना कई बार हो जाएगी, जो जिसको हम दोहरी गणना बोलते हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अगला है भी आरोपित किराया। ऐसे मकान जिनमें मकान मालिक खुद रह रहे हैं, किराए पर नहीं देके खुद रह रहे हैं, उनका जो किराया है उसको हम आरोपित किराया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो किराए पे देते तो उनसे जो किराया प्राप्त होता, तो आरोपित जो किराया है उसका अंदाजा लगाया जाता है कि इस मकान के अंदर अगर किराए पे मकान दिया जाता तो इसका किराया कितना मिलता, तो वो किराया वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है कि ऐसा मकान जिसमें मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका जो किराया है उसको भी शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो किराए पे देते तो उनसे जो किराया उनको वसूल होता, अगर या वो खुद किराए पे रहते तो वहां भी वो किराया देते। तो ऐसे को बोलते हैं आरोपित किराया। अगला है स्वयं उपभोग या सेवाओं की मूल्य वृद्धि। ऐसी सेवाएं, स्वयं उपभोग की वस्तुओं को के मूल्य को तो शामिल किया जाता है अभी, लेकिन स्वयं उपभोग सेवाओं को,
ऐसी सेवाएं जो खुद के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उन सेवाओं का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक गृहिणी घर में काम करती है, तो उस की आय को, उसकी जो आय कमा रही है, उसका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। एक नर्स बाहर काम कर रही है, उसको तो मिले, उसकी जो आय है उसको तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर वो अपने खुद के बच्चे की देखभाल कर रही है, तो वो अपनी सेवाएं दे रही है, उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। स्वयं उपभोग सेवा को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर अभी सरकारी क्षेत्र से सेवानिवृत्त कर्मचारी, ऐसा कर्मचारी जो अपनी सेवाएं सरकारी क्षेत्र में देके रिटायर हो गया है और उसको पेंशन मिल रही है, उसकी जो आय है उसको तो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। अगला है भी सरकारी उद्यमों और परिवारों द्वारा किए गए स्थायी पूंजी के स्वलेखा उत्पादन का आरोपित मूल्य। सरकार चाहे उद्यमी चाहे परिवार जो खुद उत्पादन कर रहे हैं, उनका खुद ही प्रयोग कर रहे हैं, उसके मूल्य को भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है उनका जो आरोपित मूल्य है, क्योंकि अगर वो खुद ना प्रयोग करके उसको बाजार में बेचते तो उसका मूल्य प्राप्त होता, तो उसको बोलते हैं आरोपित मूल्य, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। स्वयं उपभोग सेवाएं, ये आ गया, पहले आ गया था स्वयं उपभोग सेवाएं, ये 2 बार लिखा गया, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। फिर अभी एक दोहरी गणना की समस्या भी आती है। राष्ट्रीय आय की जब गणना करते हैं, उत्पादन विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, तो एक दोहरी गणना की समस्या भी आती है। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है कि किसी एक वस्तु के मूल्य को की कई बार गणना की जाए, एक से अधिक बार जब गणना की जाती है, एक से अधिक बार उसको गिन लिया जाता है राष्ट्रीय आय के अंदर, तो उसको कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। किसी एक वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार राष्ट्रीय आय के अंदर गिन लिया जाता है, तो उसको कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। तो दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, देखो एक एग्जाम्पल से लेते हैं हम। मान लिया एक किसान है, वो गेहूं बो रहा है और उसने 400 रुपए के गेहूं बेच दिए। हम ये मान के चलते हैं कि किसान की जो है उत्पादन लागत जो है वो 0 है, ये मान के चलते हैं, सिर्फ बिक्री को लेते हैं। उसने उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, एक क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया और उसने उसे को 400 रुपए में बेच दिया। 400 रुपए में किसको बेचा? उसने बेकरी मालिक को बेच दिया। कोई बेकरी वाला है, उसको उसने 400 रुपए में बेच दिया। फिर बेकरी वाले ने क्या करा, उसका मैदा बना के उसको 600 रुपए में बेच दिया। देखो यहाँ पर मूल्य वृद्धि कितनी हुई उसकी? 400 की। चलो एक बार ऐसे देखते हैं। फिर उसने क्या करा, 400 रुपए का जो गेहूं खरीदा था, बेकरी मालिक ने उसको जो गेहूं बेचा था बेकरी मालिक को, मैदा, तो उसने मैदा बना के उसको क्या कर दिया उसको। फिर जो मिल मालिक वाला था, मिल का जो मालिक है, उसने उसका मैदा बना दिया। मिल मालिक जो फ्लोर मिल वाला है, मिल का जो मालिक है, उसने उसका आटा बना के उसको 600 रुपए में बेच दिया। किसको बेच दिया? बेकरी वाले को बेच दिया। किसको बेच दिया? किसान ने किसको बेचा? किसान ने मिल मालिक को बेचा। किसान ने मिल का जो मालिक है उसको ये बेचा, ठीक है। और फिर मिल मालिक ने क्या किया भी, उस आटे का, तो 600 रुपए का जो आटा खरीदा, उसकी डबल रोटी बना दी। उसकी डबल रोटी बना के और 800 रुपए की बेच दी। किसको बेच दी? दुकानदार को। मिल मालिक ने उसको बेच दिया बेकरी वाले को। बेकरी वाले को ये जो इसका आटा बना के 800 रुपए का बेच दिया। बेकरी वाले ने वो जो 800 रुपए का आटा खरीदा था, उसके ब्रेड बनाए और वो बेच दिए, दुकानदार को बेच दिए या कस्टमर को बेच दिए 900 रुपए के। देखो, किसान ने गेहूं बेचे 100 के, मिल मालिक ने उसका आटा बना के बेकरी वाले को बेच दिया 800 रुपए का, और बेकरी वाले ने ब्रेड वाले को वो उसके ब्रेड बना के उसके बेच दिए, वो 900 रुपए के ब्रेड बेच दिए। तो हर स्टेप पे क्या हुई है? मूल्य वृद्धि हुई है। यहाँ से यहाँ पहले कितने की मूल्य वृद्धि हुई? देखो, इसकी 0 लागत थी, 0 लागत के ऊपर मूल्य वृद्धि 400 की होगी। फिर 600 की यहाँ मूल्य वृद्धि 200 की होगी, यहाँ फिर से 200 की मूल्य वृद्धि होगी,
फिर 100 की मूल्य वृद्धि होगी। तो अगर हम हर स्टेप के ऊपर यहाँ पे मान लें 400 रुपये काउंट कर लें राष्ट्रीय आय के अंदर, फिर 600 रुपये काउंट कर लें, फिर 800 रुपये काउंट कर लें, फिर हमें 900 रुपये काउंट कर लें, तो ये क्या होगी, हर स्टेप के ऊपर उसकी दोहरी गणना होगी। जैसे मान लिया इस स्टेप के ऊपर हम सारे को काउंट कर लें, तो इस गेहूं का मूल्य तो 3 बारी काउंट हो गया, यहाँ भी गेहूं का मूल्य काउंट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों स्टेप में है। देखो गेहूं का मूल्य 400 रुपये, इसमें भी है शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है। देखो जो जब ये 600 रुपये का 600 रुपये मिल मालिक ने जो है बेकरी वाले को बेचा, तो इसमें गेहूं का मूल्य शामिल है, इसमें भी 800 रुपये में भी गेहूं का मूल्य शामिल है, और इसमें भी गेहूं का मूल्य शामिल है। तो इस तरह से क्या होगा, ये कई बार गणना हो जाती है, एक ही वस्तु की एक से अधिक बार गणना हो जाती है, उसी को हम दोहरी गणना कहते हैं। तो इससे बचने के दो उपाय हैं। अभी दो उपाय क्या है, एक तो या तो सीधा ही क्या करें, उत्पाद का मूल्य निकाल लें। जैसे हर स्टेप के ऊपर उत्पाद का मूल्य है 400, 600, 800, 900, इसको जोड़ लिया आपने, ये 2700 रुपये बढ़ गया। ये क्या बढ़ गया हमारा, 2700 रुपये बढ़ गया। कुल उत्पादन का मूल्य क्या है, हर स्टेप वाले को ही हमने काउंट कर लिया, ये है। फिर इसके बीच में जो मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य क्या है, अभी देखो यहाँ पर 400 रुपये है, 600 रुपये है, इस तरह से मध्यवर्ती जो वस्तु है उसके मूल्य को भी हमने काउंट कर लिया। मध्यवर्ती वस्तु का जो मूल्य है वो 1800 रुपये हो जाता है। इस तरह से हर स्टेप के ऊपर जब काउंट करते हैं तो 1800 रुपये का क्या हो जाता है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य हो जाता है यहाँ पे। तो मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगी कुल मूल्य वृद्धि आ जाएगी, ये हमारी मूल्य वृद्धि, कुल मूल्य वृद्धि आ जाएगी। मूल्य वृद्धि ऐसे निकालेंगे, उत्पाद का मूल्य जैसे 2700 रुपये हुआ, उसमें से हर स्टेप पे जो कच्चे माल के रूप में जो चीज़ यूज करी गई है उसके मूल्य को अगर हम माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी, देखो यहाँ पर ये कच्चा माल है, इसके लिए ये कच्चा माल है, इसके लिए ये कच्चा माल है। जैसे कि इसके किसान ने फ्लोर मिल को दिया तो ये इसके लिए गेहूँ क्या है, ये कच्चा माल है, मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है। फिर ब्रेड बनाए तो इसके लिए जो ये आटा था ये मध्यवर्ती वस्तु का काम कर रही है। तो फिर इस तरह से ये मध्यवर्ती वस्तु हैं, इनको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1800 रुपये बन जाएंगे। 1800, 400, 600 और ये जो है ये सारी क्या है, ये मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य है, इनको ये 1800 है। तो इसमें से 2700 में से 1800 निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 900, ये हमारा आ जाएगा मूल्य वृद्धि, कुल मूल्य वृद्धि। ये तो कुल मूल्य वृद्धि निकाली। हम स्टेप वाइज मूल्य वृद्धि भी निकाल सकते हैं। जैसे किसान की लागत 0 हमने की थी तो यहाँ मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 400 की। फिर इसने किसान ने गेहूं को मिल मालिक को दे दिया तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि कितनी होगी, 400 से किसान से खरीदा, ये मिल मालिक ने इसको बेकरी वाले को बेच दिया 600 में, तो ये यहाँ पे 200 की वृद्धि होगी। फिर बेकरी वाले ने दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने 800 का खरीदा, फिर 2 मूल्य वृद्धि होगी। फिर उसके ब्रेड बना के बेच दिए तो वो फिर 100 की मूल्य वृद्धि होगी। इस तरह से मूल्य वृद्धि कितनी होगी, 900 रुपये की मूल्य वृद्धि ये होगी। तो इस तरह से भी हम मूल्य वृद्धि निकाल सकते हैं, कुल मूल्य वृद्धि भी या स्टेप वाइज मूल्य वृद्धि भी हमें निकाल सकते हैं। इस तरह से दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दोहरी गणना की समस्या क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये हमारा उत्पादन विधि से संबंधित जो भी टॉपिक थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। हमने उत्पादन विधि भी पढ़ ली है, उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे वो भी कर लिए हैं। उत्पादन विधि की गणना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी कर लिया है, और दोहरी गणना की समस्या को भी हमने पढ़ लिया है। थैंक यू।